ये आकाशवाणी है, बदलती फिजाएं। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 40वीं कड़ी, जलवायु परिवर्तन, फसल की उपज और अकाल। बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए, सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए, बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। लेकिन सच में मम्मा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूंगा। बेटा नंदू, तुझे कॉलेज वालों ने प्रोजेक्ट ही गलत दिया है। हालांकि आज घर पर मेरे दोस्त और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अजीम और पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर सारिका आए हुए हैं। जी। लेकिन मैं नहीं मानती कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इसका प्रभाव खेती पर भी पड़ेगा। अरे रजनी, प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा और पड़ भी रहा है। हाँ। चलो, भारत के अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, जरा ये बताता हूं। हाँ, ये ठीक रहेगा, तभी नंदू की बात स्पष्ट होगी और वरिष्ठ पत्रकार रजनी भी कुछ समझेंगी। चलिए डॉक्टर अजीम, अब आप कुछ तथ्य आधारित बातें बताइए। जी। हाँ, जैसे अभी तक तो सभी कुछ हवा में चल रहा था ना। वैसे जलवायु परिवर्तन तो हवा में ही हो रहा है, अगर हो रहा है तो। वाह वाह नंदू बेटे, क्या बात कही, सब हवा में ही चल रहा है। तो अजीम जी, कुछ धरातल पर भी बताओ। अरे हवा हवाइयों, सुन तो लो। बताइए। हाँ, तो सबसे पहले भारत के अर्धशुष्क कृषि पारिस्थितिकीय प्रदेश यानी गुजरात, उत्तरी मैदान, मध्य पर्वतीय क्षेत्र या कहें मालवा क्षेत्र और दक्षिणी पठार क्षेत्र भारत के अर्धशुष्क प्रदेश हैं। हाँ, और दक्षिणी पठार क्षेत्र में महाराष्ट्र का अधिकतर मध्य और पश्चिमी भाग शामिल है। कर्नाटक का उत्तरी भाग और आंध्र प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा शामिल है, जो पारंपरिक तौर पर वर्षा आधारित है। अगर भूगोल पढ़ना है तो कुछ मैं भी जोड़ देती हूँ। जरूर जरूर मम्मा, बताइए। हाँ तो नंदू, इन क्षेत्रों में अलग अलग मौसम रहता है। अच्छा। कुछ क्षेत्रों में गर्म नम ग्रीष्म ऋतु है और शुष्क सर्दियां हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में मौसम गर्मियों में शुष्क है और सर्दियां बेहद ही ठंडी होती हैं। अरे वाह, हमारी पत्रकार रजनी को भूगोल कुछ तो पता है। मजाक मत उड़ाइए। नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। जी मम्मा। तो अब सुनो, इस बढ़ते तापमान के साथ पश्चिमी भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश का अनुमान रहता है, जबकि मध्य क्षेत्रों में सन 2050 तक सर्दियों में होने वाली बारिश में 10 से 20% की कमी आने का अंदेशा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अजीम, बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, उत्तर भारत में इस सदी के अंत तक औसत भू तापमान में 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि देखने को मिल सकती है। हाँ, आनंद कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बढ़ते तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण इन राज्यों में गेहूं और मक्का की पैदावार पर अभी से फर्क देखा जाने लगा है। अच्छा। हाँ, हालांकि सारिका, चावल और गन्ने का उन इलाकों में उत्पादन किया जा रहा है जिनमें सिंचाई की सुविधा है। हाँ। बुंदेलखंड जैसे मध्य पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ इलाकों में कुल खेती लायक भूमि में से 25% से भी कम क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा है। अच्छा। हाँ, जलवायु परिवर्तन का एक और प्रभाव जो देखने को मिल सकता है वो है तीव्र मौसमी घटनाओं का बार बार होना और प्रबलता।
जैसे चक्रवात। जैसा अभी फेनी चक्रवात उड़ीसा में आया था। हाँ नंदू, और इन चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत भाप होती है। भाप? हाँ, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, अधिक पानी गर्म होता है और अधिक भाप और अत्यंत प्रचंड चक्रवात जैसे फेनी। और खेती में कितना नुकसान हुआ है इसका तो अभी तक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो समझ लो कि विपरीत घटनाएं और उसके साथ घनी आबादी और पर्यावरण का नाश भारतीय गांगेय मैदानी क्षेत्रों को अति संवेदनशील बनाते हैं। अच्छा। नंदू बेटा, ये समझ लो कि उन इलाकों में जहाँ तेज तूफान भी ना आता हो, वहाँ भी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के रूप में मिट्टी का क्षरण हो सकता है और बाढ़ आ सकती है। बिल्कुल। प्राकृतिक आवास के खत्म होने से जैव विविधता हानि होगी, जिसमें चारागाह और खाद्य फसलें और पौधे भी शामिल होंगे। समुद्र का बढ़ता स्तर धीरे धीरे जल स्तर को बढ़ा रहा है और नदी के मुहाने, दलदल और अप्रवाही जल में खारापन बढ़ रहा है। इस कारण सिंचाई के लिए उपलब्ध जल खारा हो जाएगा और इससे उन लोगों के जीवन यापन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा जो मछली पालन और कृषि पर निर्भर हैं। वाकई। प्रोफेसर सारिका, ये तो थ्योरी हुई, प्रैक्टिकल भी है कुछ क्या? अरे बताइए ना। रजनी बहन, ये सब वाकई में हो रहा है। हाँ। अच्छा। या जल्द ही होने वाला है। बिल्कुल। सब प्रैक्टिकल ही है। चलो अब बात करते हैं शुष्क कृषि पारिस्थितिकीय प्रदेश यानी रेगिस्तानी इलाकों की। जलवायु परिवर्तन से रेगिस्तान का जीवन और भी चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। बिल्कुल सही। जीवन बहुत मुश्किल होता जाता है जब तापमान बढ़ रहा हो और मीठे पानी की उपलब्धता घट रही हो, और जो उपलब्ध पानी है वो भी तेजी से और खारा होता जा रहा हो। अच्छा। और अब ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने अजीम। विश्व के अन्य रेगिस्तानों सहित भारतीय रेगिस्तानों में बढ़ते खारेपन के कारण रेगिस्तान का फैलाव नहीं है, बल्कि भूजल का बढ़ता स्तर है। उदाहरण के लिए अगस्त 2006 में थार रेगिस्तान में असाधारण रूप से बाढ़ आई थी। बाढ़? हाँ। रेगिस्तान में अत्यधिक बारिश वहाँ के परितंत्रों का तो नाश करती ही है, साथ ही उन लोगों के जीवन को भी प्रभावित करती है जिन्होंने कम पानी की उपलब्धता के अनुसार अपना जीवन ढाल लिया है। ओहो, तो इसका मतलब सारिका आंटी, जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, वहाँ अगर सामान्य बारिश भी हो जाए तो बड़ा नुकसान हो जाए। बिल्कुल। ये तो वर्षा आधारित क्षेत्र में सूखे के समान ही नुकसानदेह है। बिल्कुल सही कहा तुमने नंदू। प्रकृति में जो भी जगह जहाँ बनी है वो वहाँ भी जलवायु के अनुसार बनी है, उसी के अनुसार वहाँ जीवन पनपा। और अगर सामान्य से मौसम इधर उधर गया तो जीवन ही संकट में पड़ेगा ना। नंदू बेटा, अब देखो जी। बाड़मेर और पश्चिमी राजस्थान के अन्य भागों में असाधारण रूप से आई बाढ़ से संभव है पानी की बढ़ती उपलब्धता से रेगिस्तान की पारिस्थितिकी में बदलाव आ जाए। बाढ़ से 3 बड़ी झील बन चुकी हैं। 3 बड़ी झील रेगिस्तान में? हाँ, 3 बड़ी झील बन चुकी हैं। कौन सी? जो कावास, मालवा और उत्तर लाई में करीब 7 से 8 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है। तीनों क्षेत्र बाड़मेर जिले में ही हैं। बिल्कुल। रेगिस्तानी क्षेत्र में बाढ़ इसलिए भी नुकसानदेह है क्योंकि जब बारिश होती है तो पानी से रेत में मौजूद नमक भी बह जाता है और इस कारण पानी खारा हो जाता है। फिर ये पानी सिंचाई और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। समझ आया? अच्छा, तो चलिए अब अगले क्षेत्र की चर्चा की जाए। क्यों नहीं? अच्छा, लगता है अब पत्रकार रजनी को भी चर्चा में मजा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सारिका पत्रकार नहीं, वरिष्ठ पत्रकार है। उड़ा लीजिए मजाक, उड़ा लीजिए मजाक। आपकी बातों को जनता तक ये पत्रकार नाना वरिष्ठ पत्रकार ही पहुंचाएगी। देखो भाई, वर्षा में कमी से मैंग्रोव की पैदावार, विकास और प्रजनन में गिरावट आने की संभावना है। साथ ही इसके भौगोलिक वितरण और जैव विविधता पर भी प्रभाव पड़ेगा।
तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से मूंगे की चट्टानों का नाश होगा, जिसका अप्रत्यक्ष प्रभाव मैंग्रोव पर भी होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात हाँ, है। क्योंकि मूंगे की चट्टानें मैंग्रोव को लहरों के प्रकोप से सुरक्षा प्रदान करती हैं। सैलाब, खारेपन और नम भूमि तलछट के विस्तार के कारण पानी की गति में बढ़ती हलचल से मैंग्रोव के स्वास्थ्य और संयोजन में प्रभाव होगा। बिल्कुल। अंततः अत्यंत जल घटनाएं और समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण धीमे धीमे मैंग्रोव की पूरी आबादी नष्ट हो जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि सुंदरबन और उसके मैंग्रोव ही असुरक्षित है, बल्कि प्रायद्वीपीय भारत के डेल्टा क्षेत्रों के अन्य भागों में भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। हाँ, जैसे कि कृष्णा नदी को जलवायु परिवर्तन के लिए अति संवेदनशील होने का आंकलन है, जबकि महानदी, गोदावरी और कावेरी नदियों को थोड़ा कम खतरे में माना गया है। दीर्घ अवधि में मानवीय गतिविधियों के कारण तटीय क्षेत्रों में हो रहे जलवायु परिवर्तन का सबसे खतरनाक पहलू होगा समुद्र स्तर में वृद्धि और वर्षा में अत्यंत तीव्रता। बिल्कुल ठीक कहा सारिका। अब अगर वन क्षेत्र की बात करें तो भारत में ऐसा अनुमान है कि उत्तर पूर्वी प्रदेशों के वन अधिक नमी वाले वन बन जाएंगे। अच्छा। और उत्तर पश्चिम प्रदेश के वन सूखे या शुष्क वन होने लगेंगे। हाँ? क्यों अजीम जी, ऐसा क्यों होगा? देखो भाई, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर मौजूदा जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य पर नजर डालें तो ऐसा आकलन है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में करीब 575 पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीएम से लेकर 740 पीपीएम की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। बिल्कुल सही बात है। जिसके कारण भारतीय वनों में बड़े स्तर पर तब्दीली हो सकती है, जिससे शताब्दी के अंत तक 8% तक वन प्रभावित हो सकते हैं। आधी से अधिक वनस्पतियां अपने को नई परिस्थितियों के अनुरूप ढालने में असमर्थ रहेंगी और जैविक व अजैव दबावों के आगे टिक नहीं पाएंगी। वैसे यहाँ एक जानकारी मैं भी दे दूं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर की बात करें तो मौजूदा समय में ये 405 से 415 पीपीएम यानी 10 लाखवां हिस्सा है, जो पिछले 30 लाख वर्ष में सबसे अधिक है। तो मम्मा, मेरा मतलब वरिष्ठ पत्रकार रजनी जी, अब तो सब कुछ सामने आ रहा है ना। बस अब यही सुनना बाकी था। अब मेरा बेटा मुझे नाम से बुला रहा है। घोर कलयुग, हे ग्लोबल वार्मिंग, अब मुझे उठा ले। अरे मम्मा, मैंने वरिष्ठ पत्रकार भी तो लगाया। अरे भाई रजनी, ये नाटक बंद करो रजनी। अगर ग्लोबल वार्मिंग उठाएगी ना तो तुम्हें अकेले नहीं, हम सबको साथ लेकर जाएगी। चलो, ये तो समझी। नंदू बेटा, जी। भाई तुम्हें तो समझना जरूरी है। जी। देखो, वैसे भी इस सत्र से तो पर्यावरण विज्ञान विषय तो स्नातक स्तर पर पढ़ाया ही जाएगा। अब समझो, वनस्पतियों के पैटर्न में जलवायु की अहम भूमिका होती है और साथ ही वनों की संरचना और पारितंत्र पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब है कि विशिष्ट वनस्पतियों के समुदाय किसी विशेष जलवायु से ही संबंधित होते हैं। इसलिए वनस्पतियों के पैटर्न में बदलाव होने से वनों के पारितंत्र में उल्लेखनीय ढंग से परिवर्तन आ सकता है। वनों की जैव विविधता और प्रजाति की संख्या और संगठकों में बदलाव होता है। इसका उन लोगों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ता है जो वनों से अपनी आवश्यकता की चीजें जमा करके जीवन यापन करते हैं। बिल्कुल। वनस्पतियों में बदलाव, फिर तो पूरी खेती ही चौपट हो सकती है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने रजनी। बल्कि किसानों को भी समझना होगा कि उनका असली शत्रु ग्लोबल वार्मिंग ही है, सरकारी नीतियां नहीं। और ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए जितने कदम भारत सरकार ने उठाए हैं ना, उतने किसी और देश में नहीं उठाए गए हैं। बिल्कुल। ये बात तो सही है,
देखो, सच तो ये है कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी अनिश्चितता के कारण कृषि और खाद्य उत्पादन पर इसके प्रभाव का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है। इसके बावजूद वर्तमान में मौसम के पैटर्न में जारी बदलाव और तापमान में वृद्धि, नमी की सांद्रता और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में जारी वृद्धि के कारण ऐसा माना जा रहा है कि इसके पारितंत्रों में विविध प्रभाव होंगे और परिणाम स्वरूप फसलों, पशुधन, नाशी जीवों और रोगाणुओं पर भी प्रभाव देखने को मिलेंगे। देखो भाई, हिमालय के ग्लेशियर्स कम होने से उससे निकलने वाली नदियों में पानी में कमी आ रही है। पिघलते ग्लेशियर्स की वजह से पानी के प्रवाह में कमी आने से जल संचय क्षेत्रों में बदलाव हो रहा है, जिसका असर जल के वितरण पर भी पड़ रहा है। ऑक्सीजन में हो रही कमी की वजह से पानी के अंदर रहने वाले जीवों और वनस्पतियों पर भी हो रहा है, जो कि पानी में घुली ऑक्सीजन पर पूरी तरह से निर्भर है। बिल्कुल। वैसे लिखा तो मैंने भी था अच्छा, कि वर्षा में हो रहे बदलाव से मौसम में बड़े स्तर पर बदलाव हो रहे हैं, जो बाढ़ के बढ़ते खतरे के रूप में सामने आएगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसका असर कृषि पर होगा, जिस पर बाढ़ और पर्यावरण के दूसरे त्रासदियों जैसे सूखा, चक्रवात और तूफान का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। जैसे कि साल 1962 और 1988 में बांग्लादेश में चावल की 5 लाख टन फसल बाढ़ की वजह से तबाह हो गई थी, क्या? जो पूरे देश द्वारा आयात किए जाने वाले खाद्यान्न का करीब 30% हिस्सा है। हालांकि अधिकतर चावल की किस्में 6 दिन तक डूबी रह सकती है। इस अवधि के बाद 50% से ज्यादा पौधे मर जाते हैं। अच्छा, जब फसल 14 या उससे ज्यादा दिन डूबी रहती है तो फसल तबाह होने की संभावना 100% हो जाती है। भारतीय कृषि और फसल उत्पादन बाढ़ के प्रति अति संवेदनशील है। तुम्हें पता है, देश का 1/3 कृषि क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। अरे वाह, मम्मा के लिए क्या भेज दिया? बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या अब जाकर पत्रकार साहिबा ने सही पत्रकार वाली बात की है। अब इसी बात पर हो जाए चाय। हाँ? अरे वाह, क्या बात आप जानते हैं, मम्मा बहुत अच्छी चाय बनाती हैं। ओह, देखो तो ग्लोबल वार्मिंग ने कुछ किया हो ना हो, बेटे को मतलब ही जरूर बना दिया है। लाती हूँ बेटा, लाती हूँ, सभी के लिए चाय लाती हूँ। ठीक है। चीनी तो सभी लेंगे ना? अरे भाई, गुड़ डाल दो तो बढ़िया रहेगा। गुड़ ही डाल देती हूँ। जी बताइए। मैं आप पूछ रहा बताइए। था कि मानसून की बारिश में भी तो फर्क आ रहा है। हाँ, हाँ, देखो, तुमने ठीक कहा नंदू। भारतीय कृषि के लिए मॉनसून जीवन रेखा है, जीवन रेखा। ऐसे में ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मॉनसून की बारिश कम होने से फसल उपज कैसे कम हो जाती है। देश में अच्छे उत्पादन के लिए जरूरी है कि समय पर मॉनसून आए। पर्यावरण में होने वाले बदलावों से भारतीय मॉनसून में औसतन 15 वर्षा दिनों में कमी आ रही है। बिल्कुल। उदाहरण के तौर पर पिछले कुछ वर्षों से छत्तीसगढ़ में मई और जून के महीने में ही आधी से अधिक वर्षा हो रही है, जिसका गंभीर असर चावल के उत्पादन पर पड़ रहा है। क्योंकि जब पानी की जरूरत है तब बारिश नदारद। देखो भाई, हवा के अधिक गर्म होने की वजह से मृदा का तापमान भी बढ़ जाता है। ये वास्तव में आनुवांशिकी विविधता के ह्रास की वजह से समस्या खड़ी हो रही है, जी। जो कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणाली और घरेलू फसलों दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। जी जी। घटती आनुवांशिकी विविधता खासतौर से जो गरीब लोग हैं ना, उनके लिए वातावरण में हो रहे बदलाव से अनुकूलन स्थापित करना और कठिन होता जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चाय चाय चाय
अरे चाय वाह, आ गई। गुड वाह, गुड वाह, गुड। गुड़ रजनी से भाई। बनी चाय और नमकीन। अरे वाह, भाई, क्या चाय की बात है। खुशबू तो अच्छी आ रही है। भाई आज बहुत दिनों के बाद मैं गुड़ की चाय पीऊंगा। आप पहले चाय पी कर तो देखिए, मम्मा से अच्छी चाय कोई नहीं बना सकता। अच्छा, और कुछ बताना है तो वो भी बता दे मेरे लाल। लेकिन मुझे गर्व है कि अब मेरा बेटा मेरी बनी हुई चाय की तारीफ कर रहा है। नहीं, वैसे चाय वाकई में काफी अच्छी बनी है। धन्यवाद। लेकिन अजीम जी, आहा, ये बताओ कि क्या हमारी खाद्यान्न सुरक्षा वाकई में खतरे में? बिल्कुल रजनी, हमारी खाद्य सुरक्षा, हमारा अपना जीवन पूरी तरह खतरे में है। वैसे तो जलवायु परिवर्तन से नए रोग, कीटों का प्रकोप तो बढ़ ही रहा है और खरपतवारों की समस्या में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन एक बड़ी समस्या है परागण में कमी। क्या कहा आपने? परागण में कमी? हाँ, हाँ नंदू, परागण में कमी। देखो, बढ़िया अनाज उत्पादन के लिए ये बहुत जरूरी है कि उच्च क्षमता वाला पराग हो, जी। जिसमें तेजी से विकसित होने वाली परागनली हो, जो कि अंडाणु को परिपक्व कर सके। अभी भी ये कारक पर्यावरण में हो रहे बदलावों के प्रति संवेदनशील है। तापमान में होने वाली किसी भी तरह के बदलाव फसल में आने वाले फूल के समय में पराग के नष्ट होने की आशंका बनी रहती है, जो अच्छा। अनाज के विकास पर नकारात्मक असर डालती है। देखो बेटा, वैज्ञानिकों ने चावल और गेहूं में सामान्य तापमान में बदलाव होने पर फूल और पराग कणों की उर्वरता पर पड़ने वाले असर पर अध्ययन किया है। 1-2 घंटे की अवधि के लिए यदि तापमान में अधिकता एंथेसिस के दौरान आ जाती है तो चावल के परागों में नपुंसकता आ जाती है। हाँ, चावल की बासमती किस्म खास तौर से अधिक तापमान में प्रभावित होती है। पराग कणों का विकास 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान होने पर सभी चावल के किस्मों में उपज घट जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अजीम जी। वहीं दूसरी तरफ गेहूं में एथेंसिस के दौरान तापमान कम होने पर परागों की प्रासंगिकता पर असर हो जाता है, जिससे उत्पादकता में कमी आती है। पर्यावरण में हो रहे बदलावों की वजह से तापमान में हो रहे उतार चढ़ाव से उत्पादकता प्रणाली पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, जिससे फसल के उत्पादन में कमी आती है। एक वैज्ञानिक आंकलन के अनुसार तो सन 2050 तक गेहूं की उत्पादकता 50%, चावल की 17% और मक्के की उत्पादकता में 6% कमी आएगी। 50%, 17% और 6% कमी? हाँ बिल्कुल नंदू। और नंदू बेटा, खाद्यान्न फसलों की उपज में कमी आने से दक्षिण एशिया की करीब 1.6 अरब जनसंख्या खाद्य सुरक्षा के खतरे में आ गई है। दक्षिण एशिया में तापमान के 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने से अनाज के उत्पादन में बड़े पैमाने पर कमी आएगी। जी। कब तक कमी आएगी? गेहूं में 50%? मम्मा 2050 तक। आप चिंता मत कीजिए, अभी कुछ नहीं हो रहा। चलो बेटा, अपना जीवन तो निकल गया, अब तुझे ही झेलना है। अरे यही तो जड़ है समस्या की। देखो ना, सब यही सोचते हैं कि अब अपना जीवन तो निकल गया ना, अपना समय तो निकल गया, बाकी तो आने वाली पीढ़ियों को झेलना है। अरे भाई, हमारे पूर्वजों ने सोचा होता तो आज हमारी ये स्थिति ना होती। हम ऐसे जहरीली हवा में सांस ना ले रहे होते और ना जहर की थालियां हमें परोसी जाती। बिल्कुल ठीक। अरे सारिका, ये मेरी ही नहीं, मानव सभ्यता की समस्या है। सही कहा। पूरा मानव समाज ही मतलबी और लालची है। बिल्कुल। अपना काम निकलता, भाड़ में जाए जनता। बस यही एटीट्यूड है। मुझे लगता है कि ये होमो सेपियंस ही हर मुसीबत की जड़ है। अब इसके विलुप्त होने का टाइम आ गया है। अरे वैसे रजनी, हाँ? तुमने बिल्कुल सही कहा, परंतु आज के मानव यानी होमो सेपियंस का इतिहास चालबाजियों का रहा है। लेकिन ये अब तक की प्रकृति की सबसे श्रेष्ठ रचना है, जी। जिसने कई गलतियों से सीखा है और कई शानदार कार्य भी किए हैं। जी। और सबसे बड़ी किसी भी परिस्थिति से हार नहीं मानी है। बिल्कुल बिल्कुल। सही कहा आपने अजीम जी।
हर रिसर्च अगर कुछ समस्याओं की ओर इशारा करती है तो हमें क्या समाधान करना है ये भी तो सामने रखती है। बिल्कुल। अब देखो ना, यदि उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होती है तो पर्यावरण में हो रहे इस बदलाव से इन राज्यों में गेहूं की उत्पादकता कम हो जाती है। हरियाणा में कुछ वर्ष से फरवरी मार्च में रात का तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहा है, जिसकी वजह से इस अवधि में गेहूं का उत्पादन 4106 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से गिरकर 3937 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक आ गया है। हाँ सारिका, एक अध्ययन के मुताबिक हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में बढ़ोतरी से देश के गेहूं उत्पादक राज्यों में 40 से 50 लाख टन गेहूं के उत्पादन में प्रति वर्ष कमी आती है। बिल्कुल इतनी ज्यादा कमी। हाँ। बिल्कुल। अब देखो ना, ये जानकारी पता चलने से कृषि वैज्ञानिकों, किसानों ने इन बदलावों के मुताबिक बुवाई के समय में बदलाव करके और विभिन्न उन्नत किस्मों का इस्तेमाल करने से ये पाया कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि पर 30 लाख टन उत्पादन को कम करने से रोका जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा सारिका। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान से यह स्पष्ट है कि चावल के उत्पादन 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान में बढ़ोतरी से किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। और ऐसा ही कुछ बदलाव ताजे पानी की मछलियों में भी देखने को मिला है। तालाब आदि तरह के पानी के स्रोतों की गुणवत्ता और मात्रा में बदलाव होने से ताजे पानी की मछली पर असर होता है। गंगा नदी की कई सारी मछलियों की प्रजाति मॉनसून के दौरान विकसित होती हैं। अच्छा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पूरी तरह से मौसमी बाढ़ पर निर्भर है। ये बाढ़ गंगा के मैदानों में बाढ़ लाती है, जो कि इस तरह की मछलियों के पनपने के लिए आवश्यक होता है। वर्षा के तरीकों में बदलाव से, खासतौर पर वर्षा में कमी होने से आवश्यक पानी का प्रवाह नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से सहायक नदियों में पानी नहीं आ पाता है। ऐसे परिवर्तनों से मछलियों की प्रजातियों के विकसित होने में मदद मिलती है। देखो, मैं समझ गई कि खतरा बड़ा है और हम सभी को मिलकर इससे लड़ना चाहिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी समाधान मौजूद है और सभी को इस समाधान को सफल बनाने की ओर काम करना चाहिए। अरे रजनी, तुम तो हमें घर से भगाने पर आ गई हो। देखो भाई, अभी तो हाँ भाई, अभी तो थोड़ी चर्चा और कर लेते, पर अब नंदू के प्रोजेक्ट के लिए सामग्री भी मिली जाएगी। अरे नहीं सारिका, तुम लोग अभी बैठे रहो। राकेश जी आने वाले हैं बाजार से। मैं चाय बनाने जा रही हूँ उनके लिए। उनके लिए ही नहीं, सबके लिए चाय बनाने जा रही हूँ। राकेश जी से मिलकर ही जाना। वाह, थैंक यू सो मच मम्मा, आप कितनी अच्छी हो। हाय, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है मेरे लाल। तुम अंदर जाकर अपने प्रोजेक्ट की तैयारी करो। ये पत्रकार ही है जो तुम पीएचडी लोगों के काम को जनता तक पहुंचाती है जी। और बेटा तुम्हें चाय भी पिलाती है। बदलती फिजाएं। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 40वीं कड़ी सुन रहे थे। जलवायु परिवर्तन, फसल की उपज और अकाल। आलेख व अनुसंधान श्री अनुराग शर्मा का था। शीर्षक गीत डॉक्टर मेहता नगेंद्र सिंह, समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी, निर्देशन काजल सूरी। और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। भाग लेने वाले कलाकार थे सुनील लोहिया, कुमकुम जैन, अंजू मट्टू और ऋषि उनियाल। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे और सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लक्की ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, पर्यावरण में होने वाले बदलाव से समुद्री जीव जंतुओं पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। और दूसरा प्रश्न है, CO2 का स्तर बढ़ना क्या पौधों के लिए फायदेमंद होता है। तो हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं द्वारा निदेशक विज्ञान प्रसार, A50, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं।
हमारा ईमेल पता है radio@vignanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय अवश्य लिखें। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हों तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक बदलती फिजाएं की अगली कड़ी आप अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय सुन सकेंगे। नमस्कार।